हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। अभी लास्ट सेशन तक हमने देखा था कि कोरोना टाइम पर सभी एग्ज़ाम्स क्या हुए थे, ऑनलाइन मोड पर हुए थे। तो स्टूडेंट्स को उतना टेंशन नहीं था कि एग्ज़ाम तो हमको देखकर ही लिखना है तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड पे है, अब क्या करें? हम आंसर से कैसे लिखें? हम पेपर में एग्ज़ाम से पास कैसे हुए? बीएड डीएलएड में उत्तर की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आंसर कैसे लिखें? तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो बीएड की कॉपी, मतलब हमारा मेन आंसर शीट, ठीक है, मेन एग्ज़ाम का आंसर शीट जब हम एग्ज़ाम दिलाने जाएं तो हम उसे कैसे लिखें कि हम बेहतर से बेहतर नंबर गेन कर पाएँ। अगर हम तैयारी नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं और एग्ज़ाम हमारा सब्जेक्टिव टाइप में है, मतलब थ्योरी बेस पे है, तो हम पासिंग मार्क्स लाकर भी बेटर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है, उन तरीक़ों को जानना है। या बोला जा सकता है कि कॉपी लिखने का हम कैसे लिखें, उसके तरीके किस प्रकार के होने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। यहाँ पर हमारा सिर्फ उद्देश्य पास होना नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू राइट द आंसर इन बीएड डीएलएड एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स जो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उसमें आप आंसर किस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि हम आंसर शीट किस प्रकार से लिखें। मैंने अभी तक बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ देखी है पिछले टाइम तक जिसमें स्टूडेंट्स को क्या आंसर लिखना नहीं आता है, उन्हें आंसर लिखने का तरीका नहीं पता है। वे कॉपी ऐसे लिखते हैं जिसमें जैसे आप पूरी जो कॉपी मिलती है आंसर शीट की उसकी आधी कॉपी या 10 पेजेस 12 पेजेस में क्या करती हैं, पूरे 5 यूनिट को कंप्लीट कर देती हैं। उसके बाद आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि हमें नंबर क्यों नहीं मिले। भाई जब आप आंसर लिखोगे ही नहीं तो आपको नंबर किस बात के मिलेंगे? आप बीएड कर रहे हैं, जब आपको ही कॉपी लिखने का तरीका नहीं पाएगा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो प्लीज़ आप सभी पहले आंसर लिखने का मेथड सीखें, तरीका सीखें, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। कुछ कॉपियाँ ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट को हेडिंग कैसे डालते हैं ये नहीं पता, ठीक है, यह नहीं पता होता कि जो लॉन्ग आंसर है, लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको वो क्या करते हैं 2 से 3 पेज पर ही कवर कर देते हैं। एक आपके एक क्वेश्चन क्या है 16 नंबर्स के होते हैं, उसको हम किस प्रकार लिखेंगे उन्हें ये नहीं पता होता है। किन किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है ये नहीं पता है। बस वो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी चीज़ों को लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जाता उनको लिखते हैं। उसके बाद आप बोलते हो कि हमें पूरे नंबर क्यों नहीं मिले, हमने तो कॉपी लिखी थी। पर क्या लिखना है ये तो पता होना चाहिए, यही नहीं पता होता। तो आज हम यहाँ पर आंसर शीट कैसे लिखेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बीएड की कॉपी कैसे लिखे इस पर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिना पढ़े क्या हम पास हो सकते हैं? लगभग बिल्कुल पास हो सकते हैं। आप हायर नंबर की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन पासिंग नंबर तो आप लेके आ सकते हैं। बस आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। आप बीएड कर रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं। देखिए जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्या होता है कि एग्ज़ामिनर यह देखता है कि बच्चे की जो सोचने की लॉजिकल थिंकिंग कितनी है। बच्चे यहाँ पर टीचर बनने जा रहे हैं, वे कहाँ तक सोच सकते हैं, उनकी थिंकिंग पावर कैसी है, किन चीज़ों को मैनिपुलेट करके वो अच्छे से अच्छी चीज़ों लिख सकते हैं। इसलिए इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका अब यहाँ पर पीआरएसयू पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। लगभग सभी बीएड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लगभग थोड़ा सा एक जैसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल 5 यूनिट्स पे 5 यूनिट है, उसमें टोटल अगर बोला जाए तो 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट नोट्स में भी रहते हैं, ठीक है, जिसमें से हमको इन 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमको सिर्फ 5 क्वेश्चंस क्या है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं।
और हमारे पास या फिर हम इसका एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट देखते हैं वो कैसा रहता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन हुए, ठीक है। उस 10 लॉन्ग क्वेश्चन में हमको सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये भी है कि अगर यूनिट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट में आपके एक क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसके और में रहेगा, तो दोनों में से एक बनाना है। हम ऐसा नहीं है कि एक साथ हमको 10 क्वेश्चन दे दिए उसमें से हम अपनी मन मर्जी के 5 क्वेश्चन बनाएं, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। तो एक अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हमारे पास टाइमिंग रहता है 3 घंटा, मतलब कितना हुआ, 3 घंटा 60 मिनट से आप इंटू कर दीजिए 180 मिनट। 180 मिनट में हमको 5 क्या करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो हमको लगभग एक क्वेश्चन के पीछे 35 या समथिंग 36 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लगा सकते हैं। अच्छे से अच्छा आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि हमको क्या करना है, 180 मिनट में हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब एक आंसर को हमको क्या है 36 मिनट में देखना है। तो इस 36 मिनट में हमको एक आंसर में कितने पेजेस लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कितने नंबर के होंगे, 16 नंबर्स के होंगे। एक इसमें से शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं, 8 नंबर के हो सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेन आंसर है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम से, उसमें हम कुछ बातों को ध्यान रखें तो हम अच्छे नंबर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें किन बात को ध्यान रखना है, हमें कॉपी मिलेगी तो हमें पहले क्या है उसकी मार्जिंग बनानी है। मार्जिंग मीन्स आपकी, मान लीजिए ये कॉपी है तो आपको मार्जिंग सिर्फ वन साइड बनाना है, इस टाइप का। ऊपर से ऑलरेडी आपके पास ऐसा लाइन रहेगा तो हमको मार्जिंग सिर्फ वन साइड बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम ये साइड बना लिए। यहाँ पर आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। ये क्या होगा, ज़्यादा लिखने का तरीका, लेकिन ये गलत है। तो हमको ये मार्जिंग नहीं अपनाना है। हमें कैसा बनाना है, मार्जिंग सिर्फ वन साइड, वो भी कम। ऐसा नहीं है कि मार्जिंग आप 20 से बना रहे हो, ये क्या होता है, गलत होता है। सही मार्जिंग बनाने का तरीका, कॉपी के थोड़े से साइड से आप ये मार्जिंग बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो हमारा सेकेंड क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, राइट द आंसर नंबर। हमें आंसर लिखने से सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा कि आप कौन सा नंबर के आंसर लिख रहे हो। एग्जामिनर आपके आंसर को ढूंढेगा नहीं, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से आंसर को लिख रहे हो। तो वहाँ पर आपको क्लियरली आंसर नंबर बीच सेंटर पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है सिनॉप्सिस की। अब ये सिनॉप्सिस क्या होता है, ठीक है। सिनॉप्सिस मतलब होता है रूपरेखा। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन में हम किन किन बातों को रखने वाले हैं वो क्या होता है, सिनॉप्सिस होता है। मतलब एक किसी भी आंसर का ओवरव्यू होता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं तो लाइन छोड़कर ना लिखिए। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कॉपी मिलती है, ठीक है, आंसर शीट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर एक लाइन लिख लिए फिर दूसरी लाइन पर लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये लाइन जो छोड़ रही है वो गलत है। यहाँ पर इफेक्ट आप लोग का अच्छा नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या है, ज़्यादा लिखने पर विश्वास ना करें। मतलब ज़्यादा लिखने पर विश्वास ना करने का मतलब है कि हमको हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको उन्हीं बातों को लिखना है, उन्हीं पे फोकस करना है। अननेसेसरी चीज़ों को नहीं लिखना है। जो चीज़ नहीं पूछे उसकी डीलिंग भी नहीं करनी है। आपको जो चीज़ पूछेगा उसी के बारे में डिटेल पे लिखना है। इसके बाद है अगला, देखिए, सही व सटीक आंसर लिखें। अब यही मुद्दे की बात। अब देखिए, आप लोग के पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या लिखना है, पहले उस क्वेश्चन को हमको अच्छे से समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो किन चीज़ों के आंसर को जानने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमको सटीक आंसर लिखना चाहिए। मतलब जो पूछा है उसी को लिखना चाहिए, अननेसेसरी बातों को नहीं लिखना चाहिए, तब आप इसमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। हमको आंसर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए।
ठीक है, हमको पॉइंट में लिखकर ही उन चीज़ों को ज़्यादा क्लियर हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है हैंड राइटिंग। सबसे मेन मुद्दा है हैंड राइटिंग। अगर आप यहाँ पर लिखते हो और सामने वाले को एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिमाग तो ख़राब होगा ही होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे कि हम 36 मिनट में कैसे लिखें, तो भाई आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग को भी देखना पड़ेगा। और ऐसी हैंड राइटिंग का क्या मतलब जो सामने वाले को समझ ना आए। ठीक, नेक्स्ट देखिए जो हमारा मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करिए। हमको यहाँ पर क्या है, हमने पहले भी देखा है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको हम क्या कर सकते, अंडरलाइन कर सकते। अंडरलाइन करने का मतलब हम एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि इस आंसर का ये मेन पॉइंट है। आपके एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता कि आपकी वो चीज़ों को देखते चले, आप उनको अंडरलाइन करके वहाँ पर शो आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम हैंड राइटिंग पर बात हो गई, ठीक है, सही व सटीक आंसर लिखने पर बात हो गई। अब देखिए हम आंसर्स कैसे लिखे, एक थोड़ा सा फॉर्मेट में यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर पाठ्यक्रम का से तात्पर्य पूछे, इसे आप क्या समझते हैं, अर्थ भी नहीं पूछा है। यहाँ पर पाठ्यक्रम से तात्पर्य या उसका कॉन्सेप्ट पूछा है। कॉन्सेप्ट में आपको अर्थ परिभाषा लिखनी ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम से क्या संप्रत्यय है या पाठ्यक्रम का की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को आप लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारा इसका क्या है, कॉन्सेप्ट पूछा है, अवधारणा पूछिए और इसके सिद्धांत पूछे इस क्वेश्चन पे। तब हमारा सिनॉप्सिस, हमने सिनॉप्सिस में क्या बताया था कि हम सिनॉप्सिस में उन चीज़ों को लिखते हैं जिनको हमें प्रेजेंट करना है। तो कोई भी आंसर आप ध्यान रखिए, जब भी आंसर लिखें, देखिए यहाँ पर हमने एक मार्जिन बनाया, सिर्फ 1 मार्जिन, ठीक है। अब हमने मान लो क्वेश्चन का अपने पहला नंबर का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उत्तर क्रमांक 1, ठीक है, आंसर नंबर 1 लिखिएगा। उसके बाद देखिए आंसर नंबर 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको आंसर नंबर देना है। इसके बाद हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, ये सिनॉप्सिस रूपरेखा बनेंगे। अब इस सिनॉप्सिस में हमको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में अर्थ और परिभाषा नहीं लिखनी है, हमको इंट्रोडक्शन ओवरऑल का लिखना है कि हम यहाँ पर किस चीज़ों का इंट्रो करा रहे हैं, किससे अवगत करा रहे हैं, किसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन क्या था, पाठ्यक्रम की अवधारणा को समझाइए। तो हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की अवधारणा के अंतर्गत हम उसकी अर्थ और परिभाषा दोनों को लिखेंगे। तो पाठ्यक्रम का अर्थ मतलब उसकी मीनिंग, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। तो हमको यहाँ पर पाठ्यक्रम के अर्थ में क्या आ जाएगी, उसकी उत्पत्ति हो सकता है, वो किन वर्डों से मिलकर बना है, उसका मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हो सकती है। तो ये आपकी मीनिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए उसका हमको डेफिनेशन, बहुत एजुकेशनल जो विद्वान होते हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्र होते हैं, उन्होंने अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं उसकी परिभाषाएं उन्होंने दी रहती। तो हमको 2 या 3 परिभाषाएं हमको अच्छे से याद करके उन परिभाषाओं को यहाँ पर लिखना है। जब ये परिभाषा लिखेंगे तो आप पहला नंबर डालिए, और जैसे मान लो स्किनर के अनुसार, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, उसके बाद उस परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कॉमा पर लिखकर क्लोज कीजिए। ऐसे ही आपको 2 या 3 परिभाषा लिखनी है। उसके बाद उसी परिभाषा को आपको अपने अकॉर्डिंग उसका कॉन्क्लूज़न देना है, निष्कर्ष बताना है। क्लियर। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम उसके ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं। हमारे पास कुछ जैसे कॉन्सेप्ट है, उसका एम क्या है हम ये भी लिख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य को मैंने यहाँ पे दिया है। अब मेन हमारा क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम की अवधारणा बताइए, फिर पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब इसके सिद्धांत आ गए, इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंसिपल्स लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ पाठ्यक्रम, कौन कौन से सिद्धांत है ये हम इस आंसर के अंतर्गत बताएंगे। अब देखिए इसके बाद कॉन्क्लूज़न, कॉन्क्लूज़न में क्या होता है, इन चीज़ों को लिखा जाता है, ये पूरी चीज़ों का एक निचोड़। हम कोई पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फुल में रहता है, उसका समराइजेशन करेंगे, सारांश लिखेंगे, तो वही आपका क्या होता है, कॉन्क्लूज़न होता है। अब इस संदर्भ ग्रंथ की बात आती है, रेफरेंसेस, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये
पॉइंट को आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंसेस क्या मतलब ये होता है कि हमने ये सब मैटर कहाँ कहाँ से लिया, किन किन किताबों से पढ़ा। यहाँ पर अजय माला नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अजय माला से पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर अजय माला प्रेफर नहीं करनी है। हमको हमेशा बुक का नाम, एक ऑथेंटिकेटेड जो बुक रहेगी, ठीक है, उन बुकों से पढ़ कर ही हमको आंसर लिखना है। तो इस संदर्भ में उस बुक का नाम लिखा जाता है, उस राइटर का नाम लिखा जाता है, ठीक है, उसका पब्लिकेशन लिखा जाता है। तो ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ हमें और क्या है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो हिंदी वर्ड का वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद देखिएगा और क्या है, देखो यहाँ पर मैंने एक आंसर को लिया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है। तो जैसे हमने आंसर लिया था, ये यूनिट 1 का था, तो यहाँ पर आपने क्या डालोगे, आंसर नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये ऑफलाइन मोड के का ही ऑनलाइन मोड का एग्जाम्पल है जो घर बैठे दिया गया था। तो यहाँ पर आप उसके क्वेश्चन को इसलिए लिखा गया है कि गिव मीनिंग ऑफ टीचर ऑटोनॉमी विद एक्सप्लेनेशन फैक्टर अफेक्टिंग टीचर्स ऑटोनॉमी। यहाँ पर शिक्षक स्वायत्तता, टीचर ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है और उसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सिनॉप्सिस में क्या दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, ऑटोनॉमी की मीनिंग बताई थी, और उसके बाद मीनिंग ऑफ टीचर ऑटोनॉमी क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया था, फिर उसकी डेफिनेशन बताया था, फिर देखिए उसके ऑब्जेक्टिव को बताया, फिर मेन और क्या क्वेश्चन था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, मतलब टीचर ऑटोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कंक्लूजन बताए, रेफरेंसेस बताए। तो जो हमारे आंसर हो सकते हैं 35 मिनट के अंदर हम एक एवरेज दें तो 6-7 पेज आपके जा सकती हैं, लेकिन ये है कि आपको मेन पॉइंट को लिखना है। अब देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन इतना छोटा नहीं लिखना है, हमको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, 4 से 5 पॉइंट पे लिखने हैं, इसको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मीनिंग की बात की थी, ठीक है, जिसमें वो किससे डिराइव्ड हुआ है, उसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, उसके डिफ़ाइन कैसे किया गया, ये हो गया। देखो यहाँ पर 2 तरीके से बताया, मीनिंग ऑफ टीचर ऑटोनॉमी इसके बारे में लिखा है, उसके बाद डेफिनेशन को बताया है, ठीक। इस डेफिनेशन का कंक्लूजन आपको लिखना है। अब देखिए हमको इस प्रकार के हम आरेख के द्वारा, चित्र के द्वारा भी अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टीचर ऑटोनॉमी, तो आप टीचर ऑटोनॉमी को एक ही पेज पे पूरी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए इसमें अब हमारा मेन मुद्दा आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचर ऑटोनॉमी। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग टीचर ऑटोनॉमी क्या होता है ये बताया, कौन कौन से फैक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हो, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड है, थर्ड है, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर है आपका 7th, ये आपका 7th, ठीक। इसके बाद देखिए इस टाइप से इस जो फैक्टर अफेक्टिंग को इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है। डील करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा डील किया है, फिर इसका कंक्लूजन है। अब यहाँ पर रेफरेंसेस की बात करें तो ये नई तालीम के क्वेश्चन थे, तो इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बुक बतानी है, कौन सी बुक था, उसके राइटर का नाम बताना है, कौन सा प्रकाशन है ये बताना है, कौन सा एडिशन है ये बताना है। इस प्रकार का हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम पीरियड पे अपने आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, जहाँ पर आप गलती करते हैं उन चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। तो कुछ बातों को ध्यान पे रखकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।